हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्रिपरेशन ज़बरदस्त ढंग से कर रहे होंगे। मैं प्रेरणा आप लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ प्रेरणा लर्निंग हब में। आज मैं बात करने वाली हूँ चैप्टर 4 जो कि है मानचित्र के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें से कि हम क्लास 6 के 1, 2 और 3 चैप्टर को कर चुकी हूँ कंप्लीट, और ये हमारा आज का चौथा चैप्टर है। अगर आप लोग पीछे के 3 चैप्टर को नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था तीनों चैप्टर। अगर आप इसको छोड़ दिए तो मतलब है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में ये ऐसे कनेक्ट करके दिया हुआ रहता है, पिछले चैप्टर से इस चैप्टर को कनेक्ट किया हुआ रहता है। अगर आप पिछले चैप्टर को ही नहीं पढ़िएगा तो फिर आगे के चैप्टर को समझने में आपको परेशानी आ सकती है। इसीलिए मैं बोलूँगी कि पिछले चैप्टर को आप ज़रूर कवर कर लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएगा आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हमारा ज्योग्राफी का क्लास 6 चल रहा है। क्लास 6 का जैसा और हम बोले हैं कि पहले क्लास 6 को कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 7, 8, 9, 10 तक अच्छे से एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक, एक भी लाइन नहीं छोड़ने वाले हैं। हम ऐसा मान के चलती हूँ कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे, जैसे कि मानचित्र को ले लीजिए, अगर मानचित्र से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस तरीके से मेरा उद्देश्य है पढ़ाने का। तो आप लोग भी इसी विश्वास के साथ, इसी तन मन धन के साथ मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको मान लीजिए। अगर ये चैप्टर समझ गए तो समझ जाइए कि आप किसी भी मानचित्र को, किसी भी एटलस को, किसी भी खाका को समझने में आपको परेशानी नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे दैनिक जीवन में भी। चलिए इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अभी हम चैप्टर पे आते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के अध्ययन के बारे में पढ़ चुके होंगे। देखिए, बोले थे ना कि पिछले अध्याय से जोड़ के दिया हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जोड़ दिया कि पिछले अध्याय में आप ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। हाँ, ऑफकोर्स पढ़ चुके हैं, हम अच्छे से पढ़ाए हैं, एक एक डाउट क्लियर किए हैं आपका। आपके मन में कोई भी सवाल नहीं बचा होगा आई थिंक। अब चलिए अभी के मानचित्र चैप्टर को देख लेते हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हम ग्लोब हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों तथा जिलों, शहरों और गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना साबित नहीं होता उपयोगी। अब बोल रहा है, अगर हम पूरे वर्ल्ड का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। लेकिन वही अगर हम स्पेशल देश, कोई भी देश ले लीजिए, जैसे देश, राज्य, जिला, शहर, गांव, किसी भी स्पेशल चीज़ के बारे में बात अगर पता करना चाहेंगे तो हमें ग्लोब से उतना जानकारी नहीं मिलता है। इसीलिए हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। इतना समझ गए होंगे आप लोग कि हम मानचित्र का क्यों उपयोग करते हैं। क्योंकि जैसे अगर आपको बोलेगा कि इंडिया कहाँ है, इंडिया में बिहार कहाँ है, या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ को पूछ दिया जाए, जैसे कि इंडिया में आपको पूछ जाएगा कि गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक है, आप क्या ग्लोब से बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। उसके लिए अगर आपको इंडिया का मानचित्र मिल जाए तो आप उसको आसानी से बता दीजिएगा, गंगा नदी यहाँ से यहाँ तक है। वही इसमें बोल रहा है, मानचित्र का उपयोग स्पेसिफिक चीज़, जैसे कि देश, स्पेशल चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लोब से हमें पूरा कंट्री का अध्ययन होता है, स्पेशल चीज़ को आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं ग्लोब से, आपको समझ में नहीं आएगा उतना, ठीक है। डिटेल में समझने के लिए हमको मानचित्र चाहिए। और आगे देख लेते हैं कि इसमें और क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया है। मानचित्र तो एक चपटे सतह पर खींचा जाता है इस तरीके से। और देखिए एक चीज़ और, हमारी पृथ्वी गोल है और ग्लोब को भी गोल बनाया जाता है। गोल चीज़ के, गोल को जैसे कि दिया हुआ है, गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटे सतह पर खींचना ये अभी तक असंभव हुआ है। एक्यूरेट नहीं खींचा जा सकता है गोलाकार भाग को चपटे सतह पे, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। कोई देश बड़ा हो जाता है थोड़ा, कोई देश थोड़ा छोटा हो जाता है, एक्यूरेट नहीं बन पाया क्योंकि ये गोलाकार है।
और इसको चपटे सतह पे खींचना आसान नहीं है और यह अभी तक संभव नहीं हुआ है कि गोलाकार सतह को चपटे सतह पे एक्यूरेट खींच दिया हो, यह अभी तक को संभव हुआ है। यही इसमें बताने का कोशिश कर रहा है कि गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र हमारे छोटे क्षेत्रों को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाती है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकती है। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको किससे ज़्यादा जानकारी मिलती है, ग्लोब से या मानचित्र से, किससे सबसे ज़्यादा जानकारी मिलेगा आपको, तो आप बोलिएगा मानचित्र से। सबसे ज़्यादा जानकारी आपको मानचित्र से मिलता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एच करके, मानचित्र से अधिक जानकारी। ये बात ध्यान में रखना है, मानचित्र से अधिक जानकारी मिलती है। किसके? ग्लोब की अपेक्षा। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र से अधिक जानकारी मिलती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानचित्र 3 तरह के होते हैं। इस क्लास 6 में जो है मानचित्र हमको 3 तरह का पढ़ना, पहला, दूसरा और ये रहा हमारा तीसरा। पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र अब क्या होता है उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि जिस मानचित्र में पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों का वर्णन क्या रहता है उसे भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। भौतिक और उच्चावच मानचित्र एक ही है, चाहे आपसे भौतिक मानचित्र पूछ ले या उच्चावच मानचित्र पूछ ले, दोनों सेम ही है। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों का वर्णन किया जाता है इसमें, जैसे हो गया पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि का। ठीक है, भौतिक मानचित्र आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं राजनीतिक मानचित्र के बारे में। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विशेष विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अब देखिए, आपको हम एनसीईआरटी बुक से हट के समझाने का कोशिश करते हैं कि जिस मानचित्र में किसी राज्य, किसी देश, किसी शहर, किसी गांव के सीमा को दर्शाया गया हो, जिस मानचित्र में, उसे राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। उस मानचित्र में सिर्फ सीमा का वर्णन किया हुआ रहेगा, उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि इंडिया है, इंडिया का सीमा कहाँ से कहाँ तक है, किस किस तरीके से है, जिस मानचित्र में इसका वर्णन रहेगा वो समझ जाएगा वो राजनीतिक मानचित्र है। और जिसमें पर्वत, पठार, नदी आदि के बारे में वर्णन रहेगा वो समझ जाएगा उच्चावच या भौतिक मानचित्र है। इतना समझ गए आप लोग। अब चलिए तीसरे थीमेटिक मानचित्र पे बात कर लेते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियों प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। थीमेटिक मानचित्र का मतलब होता है कि जिसमें विशेष जानकारी दिया हुआ रहता है। जैसे कि अगर हम सड़क मानचित्र, उसका नाम हो सकता है, उसमें सिर्फ सड़क के बारे में दिया हुआ रहेगा। वर्षा मानचित्र तो उसमें सिर्फ वर्षा क्षेत्र के बारे में दिया हुआ रहेगा कि कहाँ पे अधिक वर्षा होता है, कहाँ पे कम वर्षा होता है, इसी के बारे में सिर्फ वर्णन रहेगा, इसके अलावा किसी चीज़ के बारे में नहीं। वन मानचित्र रहेगा तो उसमें सिर्फ वन के बारे में, कहाँ पे अधिक वन है, कहाँ पे कम वन है, कहाँ पे कैसे है, कहाँ पे क्या है, कितना % वन है किस देश में, इसी चीज़ का वर्णन सिर्फ रहेगा। किसी स्पेशल जानकारी, जिस मानचित्र में विशेष जानकारियाँ रहती है, प्रदान की जाती है, उसे थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इतना समझ गए होंगे आप लोग कि 3 मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, जिसे उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है, राजनीतिक मानचित्र और लास्ट हो जाता है थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में जो है प्राकृतिक आकृतियों का वर्णन किया जाता है। राजनीतिक मानचित्र में किसी देश, राज्य या फिर जिला या फिर गांव के सीमा के बारे में दिया हुआ रहता है। और थीमेटिक मानचित्र में किसी विशेष जानकारी प्रदान की जाती है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मानचित्र के 3 घटक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, VVI कर लीजिए इसको। VVI ये बहुत बार पूछा जाता है। मानचित्र के कितने घटक हैं? मानचित्र के 3 घटक हैं। पहला दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। अगर आप किसी एक्यूरेट मानचित्र को बनाना चाहते हैं कि सही मानचित्र बने, तो आपको इन 3 चीज़ों पे, 3 बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। अब इस पे एक एक करके बात कर लेते हैं कि दूरी क्यों इम्पोर्टेंट है, दिशा का क्यों इम्पोर्टेंस है, और प्रतीक क्या इम्पोर्टेंट रखता है किसी मानचित्र में। ठीक है, अब इस पे ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी बुक में क्या कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करेंगे दूरी के बारे में। अब दूरी क्यों आवश्यक है किसी मानचित्र में, एक अच्छे से सही पैमाना, सही दूरी क्यों आवश्यक है, उसके बारे में हम एक एक करके आपसे बात करते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया गया है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। मतलब अगर आपको बोल दे इंडिया का मानचित्र बनाने, तो आप उतना बड़े पेपर में तो नहीं बनाइएगा ना इंडिया का मानचित्र, आप छोटे पेपर में बनाइएगा। तो उस छोटे से पेपर में आपको किस तरीके से दूरी का उपयोग करना चाहिए जो कि आपको एक्यूरेट लगे कि यह वास्तविक दूरी है, उसका आप एक पैमाना ले सकते हैं। जैसे कि 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 10 सेंटीमीटर को नहीं, अधिक पैमाने में से किलोमीटर को लिया जाता है। 10 किलोमीटर को आप 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, 50 किलोमीटर को आप 2 सेंटीमीटर मान लीजिए। ऐसे करके आपको एक पैमाना लेना होता है, तभी उसके बीच का वास्तविक दूरी बना रहता है। इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना वही आपका मन है, आप किसी भी पैमाने को चुन सकते हैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई जाने वाली दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपने विद्यालय एवं सड़क के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। देखिए 10 किलोमीटर को आप 2 सेंटीमीटर के रूप में लिखें, मतलब है 1 सेंटीमीटर बराबर आप 5 किलोमीटर दर्शाएं। यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसका अभिप्राय है मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। अगर वही आप इंडिया का बनाना चाहते हैं तो आप 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप पैमाना आपको एक फिक्स करना होगा, उसी पैमाने का यूज करना है आपको, तभी आपका सही से मानचित्र बन पाएगा। और देखिए आगे, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों के कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। इतना समझ गए आप लोग? जब बड़े क्षेत्रफल का उपयोग मतलब दर्शाना होगा तो हम लोग छोटे पैमाना का उपयोग करेंगे, और छोटे भाग को दर्शाना होगा तो हम बड़े पैमाना का उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में लिखा गया है, अभी आपको बताते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। किसको? मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। मतलब 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में बना दिया, इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर को माना है। इसे छोटा पैमाना वाला मानचित्र कहा जाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर कागज पर दिखाना होगा, तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करेंगे। जैसा स्थल पर 500 मीटर की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा बड़े पैमाने वाले मानचित्र आपको ज़्यादा जानकारी प्रदान करेगी, क्योंकि बड़े पैमाने वाले मानचित्र में आपको सारे चीज़ क्लियरिटी के साथ पता चलेगा। इतना समझ गए आप लोग?
वही यहाँ पे पहली है, ये वही आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश की है। आप इसको पढ़ लीजिएगा अपने से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ये यहाँ देखिए आपको एक मानचित्र बना के दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खेल के मैदान को किस तरीके से दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। पेड़ को इस तरीके से दिखाया गया, विद्यालय को इस तरीके से, और जो है कि इस तरीके से कुआं को इस तरीके से दर्शाया गया। आपको इस मानचित्र वाले चैप्टर में आगे मिलेगा। सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर किसी चीज़ का आपको सिंबल नहीं पता है तो आप मानचित्र को नहीं समझ पाइएगा। प्रतीक जिसको बोलते हैं हिंदी में, प्रतीक, प्रतीक का भी उचित ज्ञान होना चाहिए आपको, तभी आप किसी मानचित्र को समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, अब चलिए मानचित्र बना के एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया एनसीईआरटी के बुक में, आप देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ देखिए करीम का घर, यहाँ शीला का घर, विकास का घर, फिर ये रास्ता गया, फिर पीओ से क्या होगा, पोस्ट ऑफिस, समुदाय केंद्र हो गया, पेड़ हो गया, खेल का मैदान, यहाँ विद्यालय, इधर दुकान, इस तरीके से समझाया गया है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, पैमाना, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर करके इसमें दर्शाया गया है। समझ गए आप लोग कि पैमाना इसमें क्या लिया गया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिशा के बारे में। अब देखिए यहाँ पे दिशा के बारे में क्या बताया गया है, वो उसको देख लेते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ऊ का मतलब क्या होता है, उत्तर। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण होता है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच के 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगर आप इसे मानचित्र को बना रहे हैं तो आपको दूरी के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। आप अगर देखिए यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, आपको समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आपसे बोला जाएगा कि मुख्य दिशा क्या कितनी होती है, मुख्य दिशा कितनी होती है, ये हो जाएगा 4। अगर आपसे पूछा जाएगा कुल दिशा कितनी होती है, कुल दिशा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि कुल दिशा कितनी होती है और कौन कौन सी? कुल दिशा 10 होती है। अब बोलिएगा कैसे? मुख्य दिशा में हो जाता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और कुल दिशा में ऐड हो जाता है पूर्व, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, इस तरीके से। बीच वाले 4 को जैसे कि यहाँ ले लीजिए, इस तरीके से। ये हो गया हमारा 4 दिशा, ये हो जाएगा मूल दिशा। लेकिन उसके बीच का ये जो है, ये हो गया टोटल 8, और एक ऊपर और एक नीचे, 2 इज इक्वल टू 10। ऊपर नीचे भी तो डायरेक्शन है, ऊपर और नीचे। अगर टोटल को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, उसी के हिसाब से बोल रहा है आपको पता लगाने के लिए। विकास के घर से दुकान किस दिशा में है? इधर हो जाएगा उत्तर, एक मिनट, इधर हो जाएगा उत्तर और इधर हो जाएगा दक्षिण, इधर हो जाएगा उत्तर और इधर हो जाएगा दक्षिण, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा पूर्व, इधर हो जाएगा पश्चिम। अब बोल रहा है विकास के घर से दुकान किस दिशा में? देखिए दुकान पश्चिम दिशा में भी नहीं है, दुकान इस बीच के दिशा में है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा में दुकान है। इस तरीके से आप दिशा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बाकी के दुकान से विद्यालय की दिशा क्या है आप खुद से करके देखिएगा, आपको देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता कर सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। दिक्सूचक यहाँ पे दिया गया है दिक्सूचक के बारे में। इससे दिशा का पता लगाया जा सकता है और इसका जो सुई होता है, दो सुई, चुंबकीय सुई रहता है और ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकती है। इतना समझ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जितनी बातें बता रहे हैं आप उसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग। दूरी हो गया, दिशा हो गया। अब प्रतीक के बारे में पता कर लेते हैं कि प्रतीक का क्या इंपॉर्टेंस है मानचित्र में। यदि किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है मानचित्र, मतलब किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़क, पुल, वृक्षों, रेल के पटरियों को दिखाना संभव नहीं होता। ये तो आपको भी पता होगा कि जैसे कि आपको जंगल दिखाना तो आप क्या पूरा जंगल को बनाइएगा, इस तरीके से नहीं होता। जैसे आपको नदी को दिखाना तो आप कैसे दिखाइएगा, आप उसका सिंबल यूज कीजिएगा, उसका प्रतीक यूज कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको रेल की पटरी दिखाना है मान लीजिए तो उसका सिंबल यूज कीजिएगा। वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक कम स्थान और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में कुछ नहीं पूछ सकते तो आप इन चित्रों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। मतलब अगर आप मान लीजिए कि कहीं पे और चले गए, विदेश चले गए, तो वहाँ का लैंग्वेज अलग होता है, हमारे देश का लैंग्वेज अलग है। आपको वहाँ से आपका वहाँ पे लैंग्वेज कोई नहीं समझेगा। आपको कुछ पूछना है कि ये चीज़ कहाँ है, किसी चीज़ को ढूंढना है, तो आप क्या कीजिएगा, प्रतीक का मतलब मानचित्र का उपयोग कीजिएगा। मानचित्र में जो है कि पूरे वर्ल्ड का एक ही रहता है, एक कॉमन रहता है मानचित्र। प्रतीक जो जिस प्रतीक का उपयोग किया जाता है सब सेम रहता है, तो आप आसानी से कर लीजिएगा पता। और चलिए यहाँ पे कुछ दर्शाया गया, देखिए रेलवे लाइन, बड़ी लाइन को इस तरीके से, छोटी लाइन को इस तरीके से और रेलवे स्टेशन को इस तरीके से दर्शाया जाता है मानचित्र में। और सड़क के बारे में देखिए, पक्की सड़क को इस तरीके से, कच्ची सड़क को इस तरीके से, सीमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय को इस तरीके से, राज्य को इस तरीके से और जिले के सीमा को इस तरीके से। और नदी को इस तरीके से दर्शाया जाता है, कुआं को, ये रहा तालाब, ये रहा नहर, ये रहा पुल। और मंदिर को इस तरीके से, गिरजाघर को इस तरीके से, मस्जिद को इस तरीके से और छतरी को इस तरीके से। पोस्ट ऑफिस को PO लिख के, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को PTO लिख के और पुलिस स्टेशन को PO लिख के, बस्ती को इस तरीके से और कब्रिस्तान को इस तरीके से, पेड़ को इस तरीके से और घास को इस तरीके से। इस प्रतीक का उपयोग किया जाता है मानचित्र में। मानचित्र बनाते समय आपको इस प्रतीक का उपयोग करना पड़ेगा। इतना समझ गए होंगे आप लोग। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना है जो कि SCERT बुक में दिया था, NCERT में नहीं दिया है, वह यहाँ पे आपको नोट करवा देती हूँ। जैसे लीजिए जलाशय, एक मिनट हम दूसरे कलर का उपयोग कर लेते हैं, हो सकता है ये आपको अच्छे से नहीं दिखे, ठीक है। ये रहा जलाशय, मान लीजिए, एक मिनट, जलाशय का अगर मान लीजिए तो इसको नीले रंग से दर्शाया जाता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और पठार को जो है पीले रंग से दर्शाया जाता है। और मैदान को जो है हरे रंग से और पर्वत को, हैंडराइटिंग अब समझने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। और पर्वत को भूरे रंग से दर्शाया गया। ये SCERT बुक में दिया गया था। SCERT बुक में दिया गया था, NCERT में नहीं दिया था, इसलिए मैं ऐड कर दी। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है प्रतीक के बारे में। प्रतीक कहे जाते हैं कुछ रूढ़ प्रतीक
4.3 में दर्शाए गए विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरे रंग का पर्वत, पीले रंग का पठार और हरे रंग के मैदान के बारे में दर्शाया। देखिए इसमें भी दिया गया था, हम ध्यान नहीं दिए थे, SCERT में अच्छे से दिया था। ठीक है, आप समझ गए होंगे प्रतीक क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए इस मानचित्र को जो बनाया गया है इसमें सिर्फ प्रतीक का उपयोग किया गया है। नीले रंग से नदी और जो है यार ये रहा नदी, ये रहा तालाब, ये रहा पेड़, ये रहा रेलवे स्टेशन वगैरह सब, ये रहा वो सब सारे चीज़। देखिए यहाँ पे रेलवे स्टेशन, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें प्रतीक के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया। देखिए कितने छोटे चीज़ में इतनी सारी जानकारी आपको मिल गया। क्यों? क्योंकि इसमें सिंबल का यूज, इसमें प्रतीक का यूज किया गया है। इतना समझ गए होंगे आप लोगों की प्रतीक का क्या इंपॉर्टेंस है मानचित्र में। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र, रेखा चित्र के बारे में क्या है। अब रेखा चित्र क्या है आपको कुछ जो है कि इसमें मैं एडिशनल भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप एनसीईआरटी के बुक में देख लेते क्या कहा गया है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष देखने के लिए की जाती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर का रास्ता बताने के लिए कच्चा आरेखन बनाता है। इस प्रकार कच्चा आरेखन को पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखा चित्र कहा जाता है। मैं आपको जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि आप अपने दोस्त को कॉल किए और बोले कि आपको वहाँ जाना है, तो वो बोला आपको कि देख सीधे आ, उसके बाद लेफ्ट ले लियो, उसके बाद राइट ले लीजिए, उसके बाद एक पुलिस स्टेशन आएगा उसके सीधे चलना, और उसके बाद जो है कि उसके दाएं ले लियो, उसके बाद और थोड़ा सीधे चलना, बाएं ले लियो। इस तरीके से जो बताया जाता है उसको रेखा चित्र कहा जाता है, कि इसमें कोई पैमाना यूज नहीं किया आप, ये अपने याददाश्त के हिसाब से बताएं कि सीधे चलिए, उसके बाद बाएं ले लीजिए, उसके बाद दाएं ले लीजिए, उसके बाद लेफ्ट ले लीजिए, उसके बाद राइट ले लीजिए। इस प्रकार से इसे रेखा चित्र कहा जाता है। इसमें किसी पैमाने का आवश्यकता नहीं होता, ये याददाश्त के हिसाब से, ये कच्चा आरेखन होता है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। रेखा चित्र आई होप कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलिए खाका, नेक्स्ट है खाका। खाका क्या है देखिए एनसीईआरटी के बुक में क्या कहा जा रहा है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। मतलब एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींच दिया, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। खाका का अर्थ होता है जैसे कि हमको अपने कमरे के बारे में जानना है, तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई के बारे में तो मानचित्र में आपको जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए हम खाका अलग से तैयार करते हैं। खाका, उसमें कमरे की लंबाई क्या है, कमरे की चौड़ाई क्या है, कमरे की ऊंचाई क्या है, कमरे में क्या क्या है, किधर क्या बनेगा, इस तरीके से जो बनाया जाता है मानचित्र, इसमें जो है बड़े पैमाने पे बनाया जाता है। मतलब इसमें बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप कि खाका भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये हमारा खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आंसर है, आप इसको करने का कोशिश कीजिए। कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। इसको अच्छे से समझाई हूँ मैं आपको। प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, पैमाना क्यों इम्पोर्टेंट है मानचित्र के लिए। क्योंकि अगर हम पैमाने का सही से उपयोग नहीं करेंगे तो किसी चीज़ के दूरी और स्थिति के बारे में सही जानकारी हमें नहीं मिल पाएगी। वास्तविक दूरी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब आगे हैं, मानचित्र एवं खाका के बीच क्या अंतर है। मानचित्र और खाका के बीच में यही अंतर कि मानचित्र जो है कि छोटे पैमाने पे खींचा जाता है, और खाका जो है किसी स्पेशल, जैसे कि कमरे के बारे में ले लीजिए, उसके कमरे का पूरा डिटेल्स दिया रहता है उसमें, उसे खाका कहते हैं। कौन सी मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, बड़े पैमाने वाला मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होता है, इस चीज़ का तो आंसर आप दे सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। वृक्षों के मांत्रिक वितरण को दिखाने वाले तो ये हो जाएगा आपका थीमेटिक मानचित्र, क्योंकि इसमें वृक्ष के बारे में आपको बताना है, वन के बारे में बताना है।
नीले रंग का इस्तेमाल किसे देखने में किया जाता है? जलाशय को देखने में। आपको स्पेशल से नोट डाउन करवाई हूँ मैं। दिक्सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है। पैमाना क्यों आवश्यक है? मानचित्र के लिए, क्योंकि मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैमाना। रेखा चित्र के लिए कोई पैमाना नहीं, क्योंकि आपके दोस्त इसका कच्चा मानचित्र रहता है एक तरह का रेखा चित्र, कि एक बार दाएं ले लियो, फिर बाएं ले लीजिए, फिर सीधा चलियो, फिर लेफ्ट ले लीजिए, फिर राइट ले लियो, इस तरीके से। ठीक है, आई होप कि आपको ये मानचित्र वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको एक बार इसको फिर से रीड करिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगी। और अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा रोज़ ही क्लास अपलोड होता है और डेली का डेली मैं एक एक यूनिट आपको पढ़ाते जाती हूँ। इस तरीके से पहले क्लास 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, 9, 10, इस तरीके से मैं 10 तक कंप्लीट करूँगी। ये NCERT सीरीज ऐसे ही बेहतर ढंग से चलते रहे, इसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और आप अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। और क्या, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।